नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे और रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल को एनालिसिस करने के बाद फिर इसका हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो दोस्तों, रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल को समझने के लिए हमने वही अपनी एक पुरानी केस स्टडी ली है, जिस केस स्टडी में हमने कस्टमर की लॉयल्टी जानना चाहते हैं। और ये जो केस स्टडी है, इसमें हमने 4 कंस्ट्रक्ट लिए हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो जो हमारा कंस्ट्रक्ट है वो कस्टमर लॉयल्टी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, होटल इमेज, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी। ठीक है, तो इसका जो पाथ मॉडल है वो इस तरीके का बनेगा। क्योंकि हम रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल की बात कर रहे हैं, तो हर एक जो वेरिएबल होगा किसी भी कंस्ट्रक्ट का, उसकी डायरेक्शन कंस्ट्रक्ट से मेजर्ड वेरिएबल की तरफ होगी। कहने का मतलब है कि कंस्ट्रक्ट से इंडिकेटर की तरफ एरो होगा हमारा, और ये सारे सिंगल हेडेड एरो हम यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा जो मॉडल है, और इसमें हम जो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉडल की रिलायबिलिटी कैसी है, या उसका जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी कैसी है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा हाइपोथेटिकल स्केल है, जिसमें हमने 4 कंस्ट्रक्ट लिए हैं। कस्टमर लॉयल्टी 3 क्वेश्चन से मेजर किया है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन 3 क्वेश्चन से, होटल इमेज भी 3 क्वेश्चन से, और परसीव्ड सर्विस क्वालिटी भी 3 क्वेश्चन से हमने मेजर किया है। ठीक है, और दोस्तों, सबसे पहले हमें ये भी जानना है कि जो भी हमारा डेटा होगा वो सबसे पहले उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एसपीएस में। अगर .sev की फाइल है तो उसे .csv की फाइल में हमें चेंज करना है। तो चूंकि ये तो उसकी प्रीरिक्विजिट है स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर की कि वो डेटा .csv फॉर्मेट में या .txt फॉर्मेट में डेटा को लेता है। अब ये जो रिफ्लेक्टिव मेजरमेंट मॉडल है, इसमें 4 चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक तो इंटरनल कंसिस्टेंसी, जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं 3A कंस्ट्रक्ट में या 4A कंस्ट्रक्ट में, तो उसकी कंपोजिट रिलायबिलिटी क्या है कि वो जो हमारे क्वेश्चंस है वो रिलायबल हैं क्या, वो रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली सेम बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो वो हम जो है कंपोजिट रिलायबिलिटी के थ्रू जांच पाते हैं। और इसी तरीके से जो इंडिकेटर रिलायबिलिटी, जो ईच हमारा क्वेश्चन है या एक आइटम जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर कहते हैं, वो रिलायबल है या नहीं है। तो इनकी भी कुछ कट ऑफ वैल्यूज हैं, जिसके बेसिस पर हम कहते हैं कि ये इस कंस्ट्रक्ट की कंपोजिट रिलायबिलिटी इतनी है और इंडिकेटर रिलायबिलिटी इतनी है। तो वो जो हमारी वैल्यू आएगी, उसी के बेस पे कहेंगे कि हमारा जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट है वो रिलायबल है या नहीं, या पर्टिकुलर इंडिकेटर रिलायबल है या नहीं। इसी तरीके से दोस्तों, हम जो है ये एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, जिसको हम कन्वर्जेंट वैलिडिटी भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है वो हमारी एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड के थ्रू फाइंड आउट की जा सकती है। वैसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी फाइंड करने के और भी तरीके हैं, जैसे ये एक फैक्टर लोडिंग का है कि फैक्टर लोडिंग की वैल्यू 0.7 से ज़्यादा होनी चाहिए। एक एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड है, एक वेरिएंस है अगर हर एक इंडिविजुअल जो हमारा कंस्ट्रक्ट है उसका वेरिएंस की वैल्यू। तो यहाँ पर जो हम ले रहे हैं कन्वर्जेंट वैलिडिटी को फाइंड करने के लिए एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड के थ्रू हम अपने मॉडल की जो है कन्वर्जेंट वैलिडिटी फाइंड कर रहे हैं। इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी तो हमें ये बताता है कि जो एक कंस्ट्रक्ट है वो दूसरे कंस्ट्रक्ट से डिफरेंट है। तो इसको भी हम जो है 2 मेथड है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड निकालने के भी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी के लिए भी।
तो दोस्तों ये जो इंटरनल कंसिस्टेंसी है ये हमारा, वैसे तो हम क्रोनबेक अल्फा के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें कहा है कि क्रोनबेक अल्फा की जो वैल्यू आती है वो अंडर एस्टिमेट करती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो क्या करते हैं, क्रोनबेक अल्फा ना यूज करके यहाँ पर कंपोजिट रिलायबिलिटी यूज करते हैं। और कंपोजिट रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो फैक्टर लोडिंग की वैल्यूज हैं या आउटर वेट की जो हमारे पास वैल्यूज हैं, उन एक कंस्ट्रक्ट के मान लीजिए 3 क्वेश्चंस हैं, तो उनकी आउटर लोडिंग को हम लोग ऐड कर लेते हैं और उनका स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस ऐसे ही यहाँ पर उस वैल्यू को पुट कर देंगे और जो वेरिएंस हम जो है ये एरर निकालेंगे कि जो एरर है इसका वेरिएंस कितना है। तो ये जो मेजरमेंट हमारा जो है एरर है ये 1 माइनस आउटर लोडिंग, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे अगले लेक्चर में इसको भी डिटेल में बताएंगे जब इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। सेकंड जिसकी हम बात कर रहे थे वो है इंडिकेटर लायबिलिटी। इंडिकेटर लायबिलिटी हमारा जो आउटर लोडिंग है, आउटर लोडिंग उसी का स्क्वायर जब हम कर देते हैं तो हर एक आइटम की इंडिकेटर रिलायबिलिटी आ जाती है। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्ट में जैसे भी हमने अपनी इस केस स्टडी में जो 3 आइटम लिए हैं, जैसे परसीव्ड सर्विस क्वालिटी है, तो ये 3 इंडिकेटर हो गए हमारे पास। एक इंडिकेटर ये हो गया, दूसरा ये वाला इंडिकेटर। तो इन तीनों इंडिकेटर की जो रिलायबिलिटी है, जो हमारे पास आउटर लोडिंग आ रही है उसका स्क्वायर जब हम कर देंगे तो उस इंडिकेटर की, पर्टिकुलर इंडिकेटर की रिलायबिलिटी आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे इसमें हमने स्क्वायर आउटर लोडिंग हर एक इंडिकेटर की, मान लीजिए 3 इंडिकेटर है तो तीनों की आउटर लोडिंग आ जाएगी, स्क्वायर कर देंगे उसको। तो इस तरीके से इंडिकेटर वैलिडिटी हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है वो हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि आउटर लोडिंग की जो वैल्यू है, मतलब आउटर लोडिंग जब भी मैं कहूँ तो उसका मतलब ये समझिए जैसे फैक्टर एनालिसिस में हम फैक्टर लोडिंग की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू 0.708 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा है कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब है कि जो स्क्वायर्ड इंडिकेटर आउटर लोडिंग, तो जो हमारे 3 इंडिकेटर हैं मान लीजिए, तो हर एक इंडिकेटर का जो आउटर लोडिंग का स्क्वायर है वो 550% से ज्यादा होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट है इसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी सही है। इसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, जिसको अभी हम अपने स्टडी में यूज करेंगे, AVE। इसमें हम क्या करते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर आउटर लोडिंग, मान लीजिए एक कंस्ट्रक्ट में हमारे पास 3 आउटर लोडिंग है, तो उनका हम जो है स्क्वायर कर लेंगे और उनको सम कर लेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्ड आउटर लोडिंग। और तीनों का पहला वाला जो हमारे पास आउटर लोडिंग है इसका स्क्वायर, प्लस दूसरे इंडिकेटर का आउटर लोडिंग का स्क्वायर, प्लस तीसरे इंडिकेटर का जो आउटर लोडिंग है उसका स्क्वायर, और उनको ऐड करने के बाद 3 अगर हमारे पास वो क्वेश्चन है इंडिकेटर तो उससे डिवाइड कर लेंगे। तो उस तरीके से हमारे पास उसकी जो है पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट की कन्वर्जेंट वैलिडिटी आ जाएगी। अब देखिए, अब हम ये अपना केस लेते हैं जिसमें जो हमारे पास जो मतलब ये वाला जो केस स्टडी है, इस डेटा को एनालिसिस करके इनकी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास केस है और इसको हम इस मॉडल को परफॉर्म करना है। दोस्तों मॉडल परफॉर्म करना बहुत आसान है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। फाइल में जाएंगे, न्यू, और जो ये हमारा मॉडल है उसका नाम देंगे। तो चूंकि केस स्टडी हमारी ABC से रिलेटेड है, होटल का नाम ABC रखा हुआ है, इसको हमने किया और यहाँ से अपनी जो डेटा है उसको हमने यहाँ से उसको लिया और फिनिश करने के बाद हमारे पास ये आ गया प्रोजेक्ट का नाम ABC। यहाँ प्लस का साइन है, इसको जैसे हम टिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हमने डबल क्लिक किया तो ये जो है ग्राफिक विंडो ओपन होकर आ जाएगी, और इसमें हमने इसको बहुत जल्दी से यहाँ पर इस मॉडल को बना लिया जिसमें हमारे पास 4 ही केवल कंस्ट्रक्ट हैं। अब हम इस कंस्ट्रक्ट को नाम कर रहे हैं, जब भी कोई हम चेंज करते हैं तो ये सिलेक्शन मोड वाले को टिक कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है हम अपना जो भी हमारे नाम है इंडिकेटर के वो नाम पुट कर देंगे। जैसे
पहला है लॉयल्टी और दूसरा है सेटिस्फेक्शन। ये हम देखिए इसको यहाँ पे जल्दी से नाम लिख देते हैं, सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन के बाद जो है तीसरा जो कंस्ट्रक्ट है उसका नाम है इमेज। तो यहाँ पर हमने इमेज नाम टाइप कर दिया और चौथा जो कंस्ट्रक्ट है उसका नाम है सर्विस। तो ये हमने यहाँ पर सर्विस लिख दिया। इस तरीके से हमने जो चार हमारे पास कंस्ट्रक्ट है उसकी नेमिंग हमने कर दिया। अब हमें सारे जो हमारे पास इंडिकेटर्स हैं उसको यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप करना है, जो भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के इंडिकेटर्स हैं। अब जैसे ये लॉयल्टी के हैं तो लॉयल्टी वाले कंस्ट्रक्ट में जाएंगे, तीनों वेरिएबल्स सेटिस्फेक्शन के सेटिस्फेक्शन वाले कंस्ट्रक्ट में ड्रॉप करेंगे हम, और ये जो तीनों सर्विस के हैं इंडिकेटर इनको हमने इस पे इधर ड्रॉप कर लिया। अब इसका अलाइनमेंट करते हैं। अलाइनमेंट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको राइट में कर लेंगे और बाकी जो है हम इसमें बाद में अपने अकॉर्डिंग जो है इसको अलाइन कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारे पास जो मॉडल था वो इस फॉर्म में था। मॉडल देखिए इस फॉर्म में, ठीक है। अब जब हमने इस मॉडल को इस तरीके से किया, बनाया, तो अब इसकी जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर PLS एल्गोरिथम के थ्रू। और कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट जो चीजें आ रही हैं बस उसको फिनिश उसको करते चलना है। तो ये हमारे पास जो है देखिए इस तरीके से टोटल जो मॉडल है उसकी वैल्यूज आ गई। तो ये जो हम यहाँ पर देख रहे हैं इमेज में 3 इंडिकेटर से इनकी जो वैल्यू है जैसे 0.826, 0.809, 0.796 ये हमारी आउटर लोडिंग की वैल्यू है। और ये देखिए ऐसे सर्विस के 3 कंस्ट्रक्ट हैं, वो वेरिएबल्स हैं, इनकी भी वैल्यू हमारे पास आ गई और सेटिस्फेक्शन की 3 वैल्यूज आ गई। इसी तरीके से हर एक कंस्ट्रक्ट की हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब इनको देखने के लिए रिपोर्ट हम करेंगे कि इसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं डेटा को। रिपोर्ट पर गए, रिपोर्ट पर जाने के बाद जो है ये प्रिंट रिपोर्ट, इस तरीके से हमारे पास प्रिंट रिपोर्ट भी अगर हमको थोड़ा डिटेल में चाहिए चीजें तो वो हम देखिए इस तरीके से करके ले सकते हैं। एक तो जैसे हमें जरूरत है मान लीजिए एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड की, तो ये वैल्यू आ जाएगी एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो भी डिजायर्ड वैल्यू है हमारे पास उनको हम अपने तरीके से उसमें हम जो है इंटरप्रेट करेंगे। चूंकि इंडिकेटर की हम बात कर रहे थे, इंडिकेटर पर्टिकुलर इंडिकेटर की रिलायबिलिटी कैसे हमें फाइंड करना है या उसका कंपोजिट रिलायबिलिटी हमें कैसे फाइंड करना है, तो वो जो सारी चीजें हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर वीडियो उनको हम डिटेल्ड में बताएंगे कि इंडिकेटर रिलायबिलिटी हमारी कैसे आई है, कन्वर्जेंट वैलिडिटी कैसे आई है। तो अभी तो हमारे पास जो 3 इसके आउटपुट आए हैं, मतलब 4 चीजें हमें देखनी है। एक तो कंपोजिट रिलायबिलिटी, इंडिकेटर रिलायबिलिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। अब देखिए ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं। हमारे पास पाथ कोफिशिएंट भी है, ये देखिए ये पाथ कोफिशिएंट आ गया और ये मैं टॉगल को कर देता हूँ तो पाथ कोफिशिएंट की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। हमारे पास 3 कोफिशिएंट है, ये देखिए किस तरीके से 3 कोफिशिएंट है, 3 कोफिशिएंट हैं ये हमारे पास। एक तो ये वाला कोफिशिएंट आ गया पाथ कोफिशिएंट, एक ये और एक ये, तीनों की वैल्यू जो है 0.421 है, एक की 0.489 है, तीसरे की है 0.545। तो एक तो ये आ गया हमारे पास। और दूसरी जो चीज हम देख रहे थे इसमें आउटर लोडिंग, तो आउटर लोडिंग की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। देखिए ये फैक्टर लोडिंग की तरह, और ये आउटर लोडिंग से ही हम लोग जो है एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड फाइंड करेंगे। और इसके बाद जो है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के लिए जो है हम इन सभी वैल्यूज का हमारे पास जरूरत होगी कि किस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी की वैल्यू फाइंड करें। तो दोस्तों हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी वैल्यूज हम खास तौर से कैसे फाइंड करें
जिसमें जैसे हम देख रहे हैं कि कंपोजिट रिलायबिलिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं, और कंपोजिट रिलायबिलिटी के साथ इंडिकेटर की रिलायबिलिटी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी, और इसके साथ ही जो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी है वो भी हमें फाइंड करनी है। तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।